लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में अगर जाएं कि ये लोग मारे क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे कश्मीर के हालातों की एक बड़ी विकृत समझ है जी। उस समझ का एक संदर्भ ये भी है कि 7 सालों से आप कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं को, निष्कासित हिंदुओं को, पीड़ित हिंदुओं को कश्मीर वापस नहीं भेज पाए हैं जी। तो आपने 2 काम किए इस व्यवस्था ने, इस व्यवस्था में निर्णय लेने वालों ने। एक काम यह किया कि प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत कुछ नौकरियां फेंकी गईं जी। कि आइए नौकरी कीजिए, और नौकरी करने आएंगे तो फिर आप स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे, आपको वहीं बैठ के नौकरी करनी पड़ेगी। 2 अलग सर्विस रूल्स बनाए गए जी। कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज में आप नौकरी करने आएंगे तो आप पर बहुत सी वर्जनाएं हैं जो अन्य सरकारी कर्मचारियों पर नहीं है। ये एक अपार्थाइड है। और उन शर्मनाक, आपत्तिजनक कंडीशंस में, उन शर्तों के ऊपर ये नौकरियां दी गई। और दूसरा, वहां आइए चुनाव लड़िए, चुनावों में भाग लीजिए, वहां पब्लिक स्पेस में आइए। नौकरी करने आएंगे तो कहाँ रहेंगे? चलिए हम आपके लिए ट्रांजिट कैंप बनाएंगे जी। उन कैंपों में थोड़ी सुरक्षा देंगे। ये पोर्टा केबिन्स होंगे, पीवीसी प्लास्टिक की छतें होंगी, दीवारें होंगी, इनमें आप रहेंगे। आसपास 4 दीवारी होगी, कांटेदार तार होंगे। इन बाड़ों में आपको रखा जाएगा। यहाँ से आप अपने स्कूल, दफ्तर जाइए, नौकरी कीजिए, वापस आइए, यहाँ बाड़े में रहिए। और चुनाव लड़ने हैं तो चुनाव तो आप जरूर लड़िए, क्योंकि ऐसा होता है कश्मीर में बायकॉट होता है जी। जब बायकॉट होता है तो हो सकता है आप बिना लड़े ही जीत जाएं, बिल्कुल। क्योंकि बायकॉट में तो कई बार पर्चे भी भरे नहीं जाते, तो आप निर्विरोध जीत गए, तो आप पंच बन गए, सरपंच बन गए, पार्षद बन गए, बड़ी संभावना है इसकी। तो फिर आपकी तो एक नौकरी, एक व्यवसाय तो शुरू हो गया, आपका राजनीतिक करियर शुरू हो गया। फिर आप सेवा कीजिए, जब आप पार्षद बन जाएं, आप सरपंच बन जाएं, लोगों का दिल जीतिए। और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनकर जब लोगों का दिल जीतेंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे, पार्टी के लिए जगह बनेगी। और आप कश्मीरी पंडित होने के नाते करेंगे, कश्मीरी पंडितों के लिए जगह बनेगी, लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। वो आपको गले लगाएंगे, वो कहेंगे अरे साहब आप देखिए कितने अच्छे हैं, अपना परिवार जम्मू में छोड़कर यहाँ अकेले बैठे हैं और गांव में भी नहीं रहते, अपने घर में भी नहीं रहते, आपको कहीं श्रीनगर छुप करके रहना पड़ता है, जान बचा के रहना पड़ता है, कभी कभी दिखाई पड़ते हैं लेकिन काम पूरे करवाते हैं आप, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं आप जी। तो अब आके रहना भी शुरू कर दीजिए, हम आपकी जिम्मेवारी लेते हैं। ऐसे हृदय परिवर्तन होगा जी। अगर हृदय परिवर्तन न भी हुआ तो कम से कम आप उनके बीच आएंगे, जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा नज़र रखेंगे, तो आप वहाँ के हमारे आँख, नाक, कान भी बनेंगे, हमें जानकारियाँ भी देंगे, तो व्यवस्था को इससे भी लाभ मिलेगा। तो आप दोनों काम करेंगे, आप उनमें रहकर उनका दिल भी जीतेंगे और उनमें रहकर उनकी चुगली भी करेंगे जी। ये दोनों सिरों से एक मोमबत्ती हम जलाएंगे, वो मोमबत्ती आप हैं। ऐसा करते हुए अगर आप मारे गए तो आप शहीद हैं, आप बलिदानी हैं। बिल्कुल। देश भर में आपके लिए सहानुभूति जगेगी। आप पार्टी के काम को 4 चांद लगाएंगे। हम कहेंगे देखिए हमारे कार्यकर्ता जो हैं प्राणों की बलि दे रहे हैं, जान हथेली पे रखकर कश्मीर में घूम रहे हैं जी। सेवा कर रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। और अगर आप नहीं मरे, जगह बना ली आपने, तो धीरे धीरे आपके पांव जम जाएंगे, आपके राजनीतिक करियर भी हो जाएगा, आप परिवार भी ले आएंगे। और इस तरह हम कुछ परिवारों को जब कश्मीर ले जाएंगे जी। किसी को नौकरी देकर, किसी का राजनीतिक करियर शुरू कराकर, किसी से ठेके करवाकर, किसी का कुछ कराकर, तो फिर हमारे
सर से भी ये बोझ उतरेगा कि साहब हम कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को वापस वैली नहीं ले गए। ऐसे कुछ परिवार जब पहुंच जाएंगे घाटी वापस, हम देश को कहेंगे कि देखो भैया, जिनको आना था वो आ गए, जो नहीं आना चाहते वो ना आए, उनके पीछे थोड़ी पड़े, लेकिन जिनको आना था, जिनको रहना था, वो आकर के रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, और हमारा काम खत्म हो गया। तो देखिए कितना दूर की सोचती है हमारी व्यवस्था, हमारा नेतृत्व। उन्हें यह मालूम है कि जिस भट्टी में इन्हें झोंका जा रहा है वहां इनका मरना तय है, क्योंकि वो भट्टी जानती है कि ये ईंधन है। वो जानते हैं कि इनकी अपनी व्यवस्था इनका क्या उपयोग कर रही है। उनका हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है, बिल्कुल, उनका दिल पसीजने वाला नहीं है। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे निशाना बनाते हैं, और समय समय पर आपको ये याद दिलाते रहते हैं कि हम जानते हैं आप यहां क्या कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमें आपका क्या करना है। अगर आप बीच बीच में ये भ्रम पाल लेते हैं तो उसकी याददाश्त भी ठीक करने के लिए ये हम करते रहते हैं। अब ये दो पार्ट हैं। एक जिहादी व्यवस्था है जो हम पर खुला युद्ध घोषित कर चुकी है, और इस विषय में उसके दिमाग में कोई भ्रम नहीं है। बिल्कुल, उसको जो करना है वो कर रही है व्यवस्था। लेकिन एक हमारी व्यवस्था है जो दिमाग में तरह तरह के भ्रम पाले बैठी है। सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहती। वो कहती है शक्ति नहीं, युक्ति से काम करना है, युक्ति। और उनके मस्तिष्क में ये युक्तियां हैं। ये देश युक्तियों पर, हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखो चोखो, इन युक्तियों पर काम कर रहा है। जब हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था आज से ठीक 100 साल पहले, मोपला विद्रोह जिसको कहते हैं, जो नृशंस हत्याकांड था, एक जाति संहार था हिंदुओं का मालाबार के, तब गांधी जी को यह युक्ति सुझाई गई कि हम इनके आंदोलन को खिलाफत का आंदोलन कहें और फिर उसके समर्थन में उतरें, तो उससे मुसलमानों का दिल पसीजेगा। वो कहेंगे कि कांग्रेस हमारी हमदर्द पार्टी है, तो फिर जो कांग्रेस के आंदोलन हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जिसमें मुसलमान भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के नेतृत्व ने उनको समझा दिया है अच्छे से कि अंग्रेज उनका हितैषी है और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, तो वो नहीं ले रहे थे भाग। तो गांधी जी को ये युक्ति सूझी कि हम इस युक्ति से उन्हें ले आएंगे। वो तो खैर क्या आने थे, जिस खिलाफत कमेटी का उन्होंने समर्थन किया उसके अधिकांश लोग मुस्लिम लीग में चले गए। केवल एक मौलाना आजाद यहां आए। यही युक्ति फिर भी उन्होंने नहीं सीखा। इन्होंने वही युक्ति फिर बंटवारे के आंदोलन में भी इस्तेमाल की। जब मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, इसके हाथों में मुसलमानों का हित सुरक्षित नहीं है और मुसलमान एक अलग कौम है और इसलिए उन्हें अपना हिस्सा चाहिए इस देश में, इस देश का बंटवारा चाहिए, तो कांग्रेस ने एक युक्ति निकाली। उसी खिलाफत कमेटी से आए मौलाना आजाद को फौरन अपना अध्यक्ष बना दिया। 1940 में मुस्लिम लीग ने ये रेजोल्यूशन पास किया था, शायद फरवरी मार्च का महीना था, लाहौर में, और तभी मौलाना आजाद भी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए।
कांग्रेस का अध्यक्ष तब 1 वर्ष के लिए चुना जाता था, जी 1 वर्ष का कार्यकाल होता था। यहां तक कि महात्मा गांधी भी 1924 में केवल 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। जी बहुत हुआ तो कोई 2 वर्ष के लिए बन जाता था, अच्छा कार्यकाल हुआ। लेकिन ये मौलाना आजाद 1940 में अध्यक्ष बने तो ये महात्मा गांधी की और कांग्रेस की युक्ति थी, युक्ति, कि वो 1946 तक 7 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लगातार, ये जतलाने के लिए कि कांग्रेस भी मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि उसका अध्यक्ष तो मुसलमान है। जी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, दीज आर द शो बॉयज ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस की कठपुतलियां हैं, दिखाने के चेहरे हैं, मुखौटे हैं। असली नेतृत्व कांग्रेस का हिंदू बनिया ब्राह्मणों के हाथ में है। ये जो पटेल, गांधी, नेहरू हैं, ये कांग्रेस चलाते हैं। मौलाना आजाद तो केवल मुखौटा है। तो कांग्रेस ने दुत्कारा नहीं मुस्लिम लीग को ये कहते हुए कि आप सांप्रदायिक दल हैं, जी आप सांप्रदायिकता के आधार पर देश तोड़ना चाहते हैं, आप मुसलमानों में कट्टरता जगाकर इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये नहीं कहा उन्होंने। वो इस कंपटीशन में आ गए कि हमारा अध्यक्ष ज्यादा मुसलमान है मौलाना आजाद, या जिन्ना ज्यादा मुसलमान है मुस्लिम लीग का। जी तो उन्होंने कहा, भाई जिन्ना तो यूरोपियन सूट बूट पहनता है, सुअर का मांस खाता है, शराब पीता है। हमारा मौलाना देखो तुर्की टोपी लगाता है, शेरवानी पहनता है, बढ़िया सी दाढ़ी है, अरेबियन ब्रीड है। और ये तो गुजरात में पैदा हुआ है, ढंग से उर्दू नहीं बोल पाता। हमारा मौलाना अरबी बोलता है, मक्का में पैदा हुआ है, उसको कुरान कंठस्थ है। जिन्ना एक आयत नहीं बोल पाता कहीं। ये कंपैरिजन होने लगा कि कौन ज्यादा मुसलमान है। जी युक्ति थी, युक्ति। जब जब आप कहते हैं कि महात्मा गांधी ने ये क्या किया, जी तब तब उनके अपॉलोजिस्ट, उनकी तरफ से जो पैरवी करने वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, महात्मा गांधी एकता चाहते थे, देश को एक रखना चाहते थे, और एक रखने के लिए वो 7 खून माफ करना चाहते थे मुसलमानों के, मुस्लिम लीग के। स्वामी श्रद्धानंद को मारने वाले को भाई कहा उन्होंने। जी जिसने महाशय राजपाल को मारा, उसको माफ कर देने की उन्होंने पैरवी की। जी युक्तियां थी ये, युक्तियां। जी जैसे आज युक्तियां चल रही हैं कि सारे के सारे 1.25 करोड़ भारतीय हिंदू हैं। जी एक और युक्ति है कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ये युक्तियां हैं। जी लेकिन महात्मा गांधी की युक्तियां काम आई क्या? देश का बंटवारा रुका क्या? जी 1946 में जो आम चुनाव हुए, हिंदुस्तान के मुसलमान का कितना दिल पसीजा। आप देख सकते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में लगभग 30 सीटें थीं जी मुस्लिम इलेक्टोरेट की। कांग्रेस को कितनी मिली? 0। 0 मुंबई प्रेसिडेंसी में 28 सीटें थी, जी कांग्रेस को कितनी मिली? 0। 0 मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई के बाईकुला से जीते थे, जी जो आज भी मुस्लिम बहुल इलाका है। जी कहीं गए नहीं वहां के मुसलमान पाकिस्तान बनाने के बाद। जी पाकिस्तान के लिए वोट दिया था उन्होंने जब जिन्ना को चुना था। जी इसी तरह यूपी में, सीपी में, मतलब कहां कहां आप देखिए, जहां जहां मुसलमानों को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना उम्मीदवार चुनना था, उन्होंने जिन्ना को चुना, मुस्लिम लीग को चुना, उन्होंने विभाजन को चुना। इन सब युक्तियों, आडंबरों के बाद बात हम सीख के राजी नहीं हैं। हम सोचते हैं कि अपने मस्तिष्क में भ्रम पाल लेने से हम दूसरे को भ्रमित कर देंगे।
ये मजाक हम अपने साथ कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस प्रयोग में ईंधन की तरह जो भाड़ में झोंका जा रहा है वो देशभक्त हिंदू है जी। जो बलि चढ़ रहा है इन युक्तियों की। विभाजन के समय लाखों हिंदू काट कर डाल दिए गए। जी। उनको पता नहीं था कि जो विभाजन की आपदा आ रही है ये ऐसी बाढ़ है जो इन्हें लील जाएगी और इनकी युक्तियां किसी काम नहीं आएंगी। तो कश्मीर में उस ऐतिहासिक त्रासदी की पुनरावृत्ति हो रही है। परिस्थितियां वही हैं, युक्तियां सुझाने वाले नए हैं जी। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है जो युक्तियां सुझा रहे हैं वो कल तक बड़े ठीक ठाक से थे जी। इन युक्तियों का विरोध करते थे जी, और सत्ता में आए ही इसी कारण थे, आश्वासन देते हुए लोगों को कि हम जानते हैं इसका क्या इलाज है, जी। हम इस व्याधि से भी परिचित हैं और इसके उपचार से भी परिचित हैं और हमारे पास इसका उपचार है।